केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। रात के बज रहे हैं 10 और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे खाड़ी की जंग, जो कागजों पर तो थम गई, लेकिन असलियत में बारूदी बारिश नहीं रुक रही। अमेरिका और ईरान तो राजी हो गए कि मिसाइलें नहीं, बातचीत होगी, लेकिन नेतन्याहू के तेवर अभी भी तल्ख हैं। सुबह से इजराइल ने लेबनान पर जमकर बमबारी की। हालांकि शाम होते होते यह खबर जरूर आई कि इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर हो गई, लेकिन ऐसे कई सीज फायर पहले आपने देखे हैं, पर यह सीज फायर कभी स्थायी नहीं रहे और इसकी वजह से एक बार फिर जंग की आहट गर्मा गई है। तो दुनिया दो राहें पर आकर खड़ी है। जंग थमी है, नहीं थमी है, क्योंकि नेतन्याहू की सेना रुकने को तैयार नहीं। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब इतना बड़ा है कि उसके लिए लेबनान को शमशान बनाने का काम जारी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या यह जंग थमेगी? क्या नेतन्याहू इस बात के लिए राजी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि लेबनान का कंट्रोल हिजबुल्लाह के हाथ पर रहे, या फिर यह महज मुखौटा है और इजराइल किसी बहुत बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी में है? बेंजामिन नेतन्याहू, ये नाम दुनिया भर में यहूदियों के लिए एक ऐसी चट्टान का नाम है जो अपनी बात से कभी नहीं डिगता। इस बार भी कुछ वैसा ही लग रहा है। एक दिन पहले ट्रंप ने दुनिया के सामने ईरान के साथ शांति के लिए तैयार किए गए एमओयू पर दस्तखत किए। दावा किया कि अब खाड़ी में विनाश नहीं बल्कि विकास होगा, जंग थम जाएगी और दुनिया को इससे राहत मिलेगी। लेकिन नेतन्याहू और उनका मुल्क इस तथाकथित शांति समझौते के लिए राजी नहीं। हम आजाद मुल्क हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, और हमारा फैसला है कि हम लेबनान में घरों को उजाड़ना बंद नहीं करेंगे। हम दक्षिणी लेबनान में उन चरमपंथियों को दोबारा बसने नहीं दे सकते जिन्होंने हमारे सैनिकों को मारा। यह हमारे नागरिकों के लिए खतरा है। अगर वो लोग सीमा तक पहुंचते हैं तो हमारे लोगों की जान जाएगी। इसलिए हमें उस इलाके को कंट्रोल करना ही होगा, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप की मर्जी हो या नहीं। इजराइल के मंत्री इतमार बेन-ग्विर का यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यूएस और ईरान की डील के बावजूद लेबनान में जमकर बारूदी वर्षा हुई। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों में बमबारी कर वहां तबाही मचा दी। इजराइल के यह हमले क्लियर स्टेटमेंट है कि लेबनान के मुद्दे पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, जबकि ईरान की पहली शर्त ही यही थी कि सीजफायर लेबनान पर भी लागू होना चाहिए। मतलब इजराइल की सेना को दक्षिणी लेबनान के हिस्सों से पीछे हटना पड़ता। अमेरिका ने इस शर्त के साथ उस एमओयू पर साइन किए और इसे डील का रूप दिया। लेकिन अगर नेतन्याहू पीछे हटते हैं तो उनका ग्रेटर इजराइल का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल लेबनान को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा मानता है और वहां हिजबुल्लाह का दबदबा उसे बर्दाश्त नहीं। इसी वजह से डील अधर में लटक गई है। अमेरिका और ईरान ने इस पर साइन तो कर दिए, दावे भी हो गए कि अब बारूद नहीं बरसेगा, लेकिन नेतन्याहू ने डील पर जो कील चुभोई वो अब खाड़ी को खूनम खून कर रही है। हालांकि ट्रंप को अभी भी भरोसा है कि वो नेतन्याहू को मना लेंगे। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इजराइल को लेकर यह कहा कि इजराइल आज जो कुछ भी है वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा रहा। ट्रंप ने नेतन्याहू यानी अपने खास बीबी को ये तक कह दिया कि वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि वो नेतन्याहू और इजराइल को मना लेंगे क्योंकि इजराइल के लोग उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी बात नहीं टालेंगे। कुछ इसी तरह की बात एक दिन पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कही। हालांकि उनका लहजा
बातचीत कम और धमकी भरा ज्यादा था। उन्होंने नेतन्याहू कैबिनेट को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जाने की जुर्रत की तो अंजाम बुरा होगा। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. यानी अमेरिका और इजराइल दोनों ही अपने अपने मुद्दे पर अडिग हैं। ट्रंप जानते हैं कि बगैर नेतन्याहू को मनाए शांति समझौता मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर इजराइल ने लेबनान को दहलाना जारी रखा तो ईरान कभी समझौते के लिए तैयार नहीं होने वाला। यानी डील फिर अटक गई है। इस बार बड़ा प्लेयर इजराइल बन गया है, क्योंकि गेंद उसी के पाले में है। बेंजामिन नेतन्याहू के जो वहां पे इलेक्शंस आने हैं अक्टूबर में, उसके चलते नेतन्याहू को ये युद्ध स्टॉप नहीं करना, इसलिए इजराइल इस पूरे पीस टॉक से नाखुश है। होगा ये कि अपनी विक्ट्री दिखाते हुए, इस पीस टॉक्स को सक्सेसफुल बनाते हुए ट्रंप अपनी जनता को खुश करते रहेंगे और इजराइल उधर हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए जो उनके साथ जो युद्ध है वो कायम चलता रहेगा और वो अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए नेतन्याहू अपना लेबनान के साथ जो फैसला करेंगे वो एक अलग से चलता रहेगा। अब बात एकदम साफ है कि अगर नेतन्याहू नहीं माने तो खाड़ी में विनाश का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, उस पर फिर बैरियर लग सकता है। दुनिया फिर से तेल और गैस के संकट की खाई में जा सकती है और ये सब कुछ टिका है एक आदमी के फैसले पर। नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसे इजराइल की जनता चट्टान मानती है। और अब नेतन्याहू को यह तय करना है कि वो ग्रेटर इजराइल के सदियों पुराने सपने के लिए महाशक्ति अमेरिका से मुखालफत करेंगे या फिर ट्रंप की बात मानकर लाखों इजरायलियों के खिलाफ जाकर लेबनान से आईडीएफ को पीछे खींचेंगे। तो एक तरफ नेतन्याहू ने ट्रंप को टेंशन में डाल रखा है, वहीं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्रंप का बड़बोलापन अक्सर उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वो जब चाहें, जिसे चाहें, जो मर्जी बोल देते हैं और कभी जेलेंस्की को बुलाकर व्हाइट हाउस में बेइज्जत कर देते हैं, कभी शहबाज शरीफ को उसकी औकात दिखाते हैं। खैर, शहबाज और मुनीर को ट्रंप के चमचे हैं, उनकी गाली खाकर भी जी हुजूरी करते हैं। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को साफ कर दिया कि उन्हें या उनके देश को पाकिस्तान समझने की गलती ना करें। जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के एक बयान पर उन्हें जमकर लताड़ा है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं। Hello, I'm the boss. I am the boss. ट्रंप के इसी गुरूर ने एक बार फिर उनकी शीशा लेदर करा दी। इस बार सोशल मीडिया पर खुलकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप की बखिया उधेड़ दी। दोनों हाल ही में G7 बैठक के दौरान फ्रांस में मिले थे। तब मेलोनी और ट्रंप की अलग से सोफे पर हुई बातचीत चर्चा में रही। सवाल उठ रहे थे कि दोनों के बीच अलग से ऐसी क्या बातचीत हो रही थी जो ना तो कहीं रिकॉर्ड हुई, ना ही किसी ने उसके बारे में कुछ कहा। लेकिन जब अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने अपने रोबीले अंदाज में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। उन्होंने अपनी शेखी बखारने के लिए कहा कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने मुझसे अपने साथ फोटो खिंचवाने की गुजारिश की। वो मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत बेताब थी। मैं फोटो नहीं खिंचवाता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। शायद वो खुश हैं कि मैंने उनसे बात की। मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं थी। ट्रंप का यह बयान न सिर्फ मेलोनी बल्कि पूरे इटली के लिए अपमानजनक था। बात इतनी बढ़ गई कि मेलोनी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को जमकर सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मैं सचमुच हैरान हूँ। मुझे नहीं पता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये बहुत निराशाजनक है कि वो पश्चिम
और अमेरिका के दुश्मनों के प्रति वैसी दृढ़ता नहीं दिखाते, बल्कि उनके नेताओं के साथ वो कहीं ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक बात याद रखनी चाहिए, ना तो मैं और ना ही इटली कभी भीख मांगते हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मेलोनी और ट्रंप के बीच तीखी बहस देखने को मिली हो। इससे पहले ईरान से शुरू हुई जंग के दौरान जब पोप लियो ने ट्रंप पर तंज कसा था, तब भी मेलोनी और ट्रंप के बीच सोशल मीडिया पर बहस हो गई थी। पोप लियो ने ट्रंप को मानवता का दुश्मन बताया था। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से अस्थिरता का माहौल है। इससे केवल नफरत को बढ़ावा मिल रहा है। शांति से बात करनी चाहिए, बैठकर हल निकालना होगा। याद रखिए, बेगुनाह बच्चे और बुजुर्ग और पीड़ित लोग इस जंग का शिकार बन चुके हैं या बनने वाले हैं। आम लोगों पर हमले करना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ है। इसके बाद ट्रंप ने पोप को निशाने पर लिया तो मेलोनी ने उनके बचाव का बीड़ा उठा लिया था। मेलोनी ट्रंप के खिलाफ मुखर थी। उन्होंने कहा कि पोप के बारे में ऐसा कहना ईसाई धर्म के लोगों का दिल दुखाएगा, लेकिन ट्रंप ने इसके बाद मेलोनी को ही कमजोर नेता बताकर नई बहस छेड़ दी थी। हालांकि यह सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट थी, लेकिन इस बार मेलोनी ने खुलकर ट्रंप को जबरदस्त तौर पर घेरा और झाड़ लगाई। मतलब ये कि अमेरिका को अब इटली भी आंखें दिखा रहा है, वो भी भरे मंच पर। लेकिन इस सबके बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस विभाग की डायरेक्टर और कभी ट्रंप की करीबी माने जाने वाली तुलसी गबार्ड ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया। 2019 से 2022 तक दुनिया जिस कोरोना महामारी से जूझती रही, उसका असली गुनाहगार क्या अमेरिका है? यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि तुलसी गबार्ड ने किया है। उन्होंने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉची को जिम्मेदार बताते हुए सबूतों का पुलिंदा सामने रख दिया है। तुलसी गबार्ड ने इंटेलिजेंस विभाग के डायरेक्टर के पद को छोड़ते हुए यह धमाका किया और अब पूरी दुनिया अमेरिका से ही सवाल पूछ रही है कि क्या डॉलर कमाने की होड़ में दुनिया में हजारों लाशें बिछा दी। देखिए, कोरोना महामारी जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले ली। भारत समेत दुनिया के कई देश इस महामारी के शिकार हुए थे। इस जानलेवा वायरस की शुरुआत चीन के वुहान की एक लैब से हुई थी। शुरुआती जांच के आधार पर चमगादड़ पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट की वजह से यह वायरस जन्मा और फिर इस कोविड-19 वायरस ने करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन अब इस खेल में चीन के अलावा एक और विलेन की एंट्री हो चुकी है, या यूं कहें कि अमेरिका ने अपने एक भेदिए को बेनकाब कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने डायरेक्टर का पद छोड़ने से पहले यह खुलासा किया कि इस वायरस की रिसर्च में अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने करोड़ों डॉलर खर्च किए थे। First, Dr. Fauci funded dangerous gain-of-function coronavirus research linked to Big Pharma and their pursuit of universal vaccines worth trillions of dollars. Second, Dr. Fauci was the behind-the-scenes advisor who, alongside his hand-picked so-called experts, pushed the intelligence community to endorse a natural animal origin to hide his dangerous gain-of-function research that he funded using taxpayer dollars, all of this in a deliberate attempt to cover up the truth and shift the blame and attention away from Fauci's own actions. Third, Dr. Fauci became the nation's pandemic pundit, and he publicly pushed lies, disinformation, and censorship using every platform available. तुलसी गबार्ड के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर फॉची ने पहले तो वुहान लैब में इस रिसर्च के लिए करोड़ों डॉलर फूके और जब बात हाथ से निकली तो सारा आरोप चीन पर मढ़ दिया, जबकि इस रिसर्च के दम पर वो अरबों डॉलर कमाने का ब्लूप्रिंट बनाकर बैठे थे। गबार्ड के मुताबिक डॉक्टर एंथनी फॉसी ने चीन की वुहान लैब को करोड़ों डॉलर की फंडिंग दी थी। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की थ्योरी को दबाने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी को गुमराह किया। ये पैसे अमेरिकी टैक्स पेयर्स के खाते से चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दिए गए। आरोप है किसी पैसे का इस्तेमाल
चमगादड़ों को कोरोना वायरस पर बेहद खतरनाक गैन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए किया गया। जानकारों का मानना है कि इसी दबाव की वजह से चीन के वुहान लैब की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया, जबकि अमेरिका लगातार इसे चीनी वायरस कहकर चीन को निशाने पर लेता रहा। गबार्ड के मुताबिक इससे अमेरिका और चीन दोनों की दवा कंपनियों को सालों तक अरबों के मुनाफे का प्लान था। इसी वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। चीन ने उस समय अपनी सारी जो आउटगोइंग फ्लाइट्स हैं वो तो रद्द नहीं की, इनबाउंड फ्लाइट्स उन्होंने सारी रद्द कर दी थी। तो इससे चीनी सरकार पर बड़े प्रश्न चिन्ह तब से लेकर अब तक उठते आ रहे हैं। और जिस प्रकार का वुहान लैब का इतिहास है, वहाँ जो चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे थे HIV को लेकर के, और वहाँ पर जो वैसे कार्यरत वैज्ञानिक थे वो एक एक करके, और जिन्होंने आरोप लगाए थे विशेषकर कि चीनी सरकार ने एज अ बायोलॉजिकल वेपन कोविड के स्ट्रैंड को डेवलप किया है, वो सभी गायब होते चले गए। तो एक तुलसी गबार्ड का जो ये आरोप है, इसके पीछे क्या तथ्य हैं, किस प्रकार का इतिहास है, वो पहले देखना समझना पड़ेगा। और अब बात करेंगे के पाले सांप यानी अमेरिका के पाले सांप पाकिस्तान की, जो ये नापाक मंसूबा रखता है कि वो भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दे पाएगा। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। TTH यानी तहरीक तालिबान हिंदुस्तान के नाम से बनाए गए इस आतंकी संगठन के 15 लोगों को पकड़ा जा चुका है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और UP से लेकर मध्य प्रदेश तक धरपकड़ चली। पकड़े गए कुछ आरोपियों ने जो कबूला, उसने सबको चौंका दिया। 16 जून को झारखंड के रांची में RSS के दफ्तर पर पेट्रोल पंप से जो हमला हुआ, उसके तार अब पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। पाकिस्तान, ISI और शहजाद भट्टी, ये तीनों मिलकर एक आर्मी खड़ी करने की कोशिश। झारखंड की राजधानी में स्थित RSS मुख्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने वालों का सुराग मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जांच की गई तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सारा खेल ही उलझ गया। सूत्रों के मुताबिक जिन आरोपियों को दबोचा गया, उन्होंने पूछताछ में कई ऐसे राज उगले जिनसे पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल गया। जांच एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि तीनों आरोपी तहरीके तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े थे। ये पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी बॉडी मैप और व्हाट्सएप से पाक हैंडलर के संपर्क में थे। आरोपियों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और हमले का वीडियो बनाकर अपने हैंडलर को भेजा था। इसकी शुरुआत तब हुई जब आरोपी सैफ अंसारी और अमन अंसारी दुबई गए थे, जहां वो दोनों शाहबाज राणा और भट्टी के संपर्क में आए और फिर TTH की भारत विरोधी गतिविधियों को फैलाने के लिए तैयार हो गए। भारत के खिलाफ ISI की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रडार ने इस मॉड्यूल को बेपर्दा कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में एक बड़ी तबाही की प्लानिंग कर रही थी, जो भारतीय एजेंसियों से छुप नहीं पाई और पकड़ी गई। इसी तरह जैसलमेर जिले के नाजुना में एक संदिग्ध को पकड़ा गया, जो आर्मी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। कहने को तो चाय की दुकान चलाता था, लेकिन योजना भारतीय सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाने की थी। जांच के दौरान मुश्ताक के मोबाइल फोन से 2 संदिग्ध नंबर भी मिले। स्पेशल सेल ने अब तक इस पूरे नेटवर्क के 15 से ज्यादा संदिग्धों को दबोचा है। इनके पास से कई डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं, लेकिन समझना होगा कि ये कॉल सेंटर कैसे काल बनने की कोशिश कर रहे थे। इसके तहत कई लेवल पर काम होता था। इस्लामाबाद के इस कॉल सेंटर से डाटा इकट्ठा कर भारतीय युवाओं का डिजिटल ब्रेन वॉश किया जाता था। सोशल मीडिया के जरिए युवा टारगेट पर होते थे। फर्जी प्रोपेगेंडा के जरिए झूठे वीडियो और मैसेज भेजे जाते थे। पाकिस्तान, ISI और शहजाद भट्टी, ये तीनों मिलकर एक आर्मी खड़ी करने की कोशिश। आर्मी इसलिए क्योंकि युवाओं को बरगलाकर जो ISI है वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और एक अलग ही नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश। बाकायदा कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों की रैकी की, कुछ लोगों ने जो हिंदूवादी नेता है उनकी रैकी की, कुछ ऐसी जगहों की रैकी ना सिर्फ करके बल्कि वीडियो भी बनाए गए जो कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजे गए हैं। और ये सबूत अब स्पेशल सेल के पास है। स्पेशल सेल ने जिन 15 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। इस मामले में भारत में अब तक 15 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग पाकिस्तान से आए ऑर्डर बजा रहे थे और भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक इनके निशाने पर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर थे।
अब तक जो लोग शिकंजे में आए उनमें हरियाणा के फरीदाबाद से सुहेल, जो टीटीएच के समर्थन में दिल्ली और फरीदाबाद की वीडियो बनाकर पाकिस्तान स्थित हैंडलर को भेज रहा था। दिल्ली से सोनू मीणा की गिरफ्तारी हुई, जो नेटवर्क के लिए हथियार जुटाने और फंडिंग का काम करता था। राजस्थान के दौसा से सचिन कुमार मीणा को पकड़ा गया। सोनू का सहयोगी, उसके पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। हरियाणा के नूह से मोहम्मद कैफ को पकड़ा गया, जो पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के सदस्यों के संपर्क में था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से मोहम्मद रिहान को पकड़ा गया। टीटीएच की ग्राफिटी बनाने और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी करने का काम इसे दिया गया था। यूपी के अमरोहा से शोएब को पकड़ा गया, जहां पुलिसकर्मियों को मारने की धमकी वाला वीडियो बनाकर हैंडलर को उसने भेजा था। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से अनमोल राय उर्फ अनु, जिसे पुलिसकर्मियों पर हमला करने के निर्देश मिले थे। तो वहीं यूपी के अमरोहा से रवि कश्यप, जिसे हथियार लहराते हुए पुलिसकर्मियों को धमकाने का वीडियो इसने बनाया था। झारखंड के रांची से सैफ अंसारी और अमन अंसारी को पकड़ा गया, जो आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय पर पेट्रोल बम ने फेंका और वीडियो बनाया। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको एक और रिपोर्ट दिखाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।